बूढ़ी दादी की सोने और चांदी की 2 फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में अंकिता अपनी सौतेली माँ रामकली और अपनी सौतेली बहन पारुल के साथ रहती थी। अंकिता और पारुल दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। अंकिता पारुल से उम्र में बड़ी थी, परंतु अंकिता की हाइट छोटी होने के कारण वो छोटी दिखती थी और उसके पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अंकिता और पारुल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रामकली अंकिता के सौतेली होने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगवाती और भी घर का सारा काम करवाती थी। रामकली अंकिता पर बहुत अत्याचार करती थी और उसके छोटी हाइट पर उसे ताने मारा करती थी। एक दिन अंकिता और पारुल स्कूल जाती है। वो दोनों अपनी क्लास के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि तभी पारुल की क्लास की कुछ शरारती लड़कियां आती है और हंसते हुए पारुल से कहती है, पारुल, ये बोनी लड़की कौन है? दिखने में तो किसी गरीब घर की लग रही है। क्या तुम्हारे गाँव से कोई रिश्तेदार आया है? ये अंकिता है, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। हम दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं और खेलती भी हैं। क्या ये तेरी बड़ी बहन है? ये तो हमसे भी बहुत छोटी है। क्या तेरी मम्मी ने इसे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? ये तो बच्ची है। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के बारे में बोलने की? तुम मेरी दीदी को कुछ मत कहो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अरे, ये तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रही थी, परंतु तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगली बार से मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करना, समझी तुम? ऐसा कहकर वो दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अंकिता का सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो घर का काम खत्म करने के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लटकती थी और योगा भी करती थी, परंतु इससे उसकी हाइट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकिता हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अंकिता की बच्ची, तू यहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैं तुझे कितनी देर से तुम दोनों को ढूंढने में लगी हूँ। पारुल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस अंकिता की बच्ची के साथ मत रहा करो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। और हाँ अंकिता, तेरे इस तरह लटकने से कुछ नहीं होगा। तू रहेगी तो हमेशा की तरह बोनी की बोनी ही। चल, अब खड़ी क्या है? मुझे पकोड़े खाने का मन है। किचन में जाकर मेरे लिए पकोड़े बना। अंकिता चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर किचन में पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है। वो किचन में चाय बनाकर अपनी माँ के लिए पकोड़े बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी माँ के लिए चाय और पकोड़े तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रामकली डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकोड़े खाने लगती है, परंतु पकोड़ा में नमक ज्यादा होने के कारण वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और अंकिता से कहती है, ए बोनी लड़की, तूने पकोड़ा में इतना सारा नमक डाल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक का डब्बा इसमें डाल दिया है। इतना नमक खाकर मेरी हड्डियां गल जाएंगी। रामकली अंकिता को बहुत देर तक सुनाती है कि तभी वहाँ पारुल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब बस भी करो माँ। पकोड़ों में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के कारण आप दीदी को कितनी देर से सुना रही हो। आपको तो बस दीदी को सुनाने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। तू चुप कर पारुल। इस अंकिता की बच्ची के साथ रह रहकर इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। पारुल वहाँ से उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रामकली अंकिता को बहुत मारती है। अंकिता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और कहती है, सुनो अंकिता बेटा, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी छोटी हाइट के कारण तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती भी है, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के नीचे मैंने एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गाड़ रखा है। तुम उसे निकालकर झरने के पास जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी माँ मिलेंगी। तुम ये चमकता हुआ पत्थर उन्हें दे देना। वो तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक देंगी। सोने की फ्रॉक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और चांदी की फ्रॉक से तुम्हारे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी, जिससे तुम हंसी खुशी से रह सकती हो।
अच्छा अंकिता बेटा, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर अंकिता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह अंकिता जब सुबह सोकर उठती है तो उसे रात का सपना याद आता है और वो तुरंत ही नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुँच जाती है और खुदाई चालू कर देती है। थोड़ी देर खोदने के बाद अंकिता को वो चमकदार पत्थर मिल जाता है। अंकिता उस पत्थर को उठाकर झरने के पास पहुँच जाती है। अंकिता वहाँ बूढ़ी दादी को ढूंढी रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने बूढ़ी दादी प्रकट हो जाती है। आओ बेटी, मैं ही वो बूढ़ी दादी हूँ, जल्दी से मुझे वो चमकदार पत्थर दे दो, जिसकी मदद से मैं तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक दे दूंगी। अंकिता वो चमकदार पत्थर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी अपने जादू से वहाँ 2 सोने और चांदी की फ्रॉक प्रकट कर देती है। अंकिता उनसे सोने और चांदी की वो दोनों फ्रॉक ले लेती है और दादी माँ को धन्यवाद बोलकर घर चली जाती है। अंकिता घर पहुंचकर जैसे ही वो सोने की फ्रॉक पहनती है, तभी अचानक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर अपनी बहन पारुल को बुलाती है। पारुल वहाँ आती है तो वो देखती है कि अंकिता पहले से लंबी हो गई है। ये देखकर पारुल को अपनी बहन के लिए खुशी होती है कि अब अंकिता को कोई भी बोनी कहकर नहीं चढ़ा पाएगा। फिर अंकिता पारुल को चांदी की फ्रॉक के बारे में बताती है। अंकिता खुश होकर अपनी बहन पारुल को वो चांदी की फ्रॉक दे देती है। पारुल जल्दी से वे चांदी की फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनती ही पारुल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उस दिन के बाद अंकिता और पारुल अपनी अपनी फ्रॉक से अपनी जरूरत की चीजें मांगा करती थी। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से वे दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जब कभी भी दोनों बहनों से कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता, वो दोनों बहन सबसे पहले उसका जवाब देती। ये देख स्कूल के सभी टीचर्स उनकी तारीफ करती थी, परंतु क्लास की वो लड़की रूबी, जिसने अंकिता के बोने होने का मजाक उड़ाया था, वो उसे इतना लंबा और खूबसूरत देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब दोनों बहनों के पास सोने और चांदी की फ्रॉक हो गई थी, जिस कारण वो बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। ये सब रूबी से देखा नहीं जा रहा था कि उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्कूल की सभी लड़कियां उनसे बात करना भी पसंद करती थी और अब रूबी से कोई बात नहीं करता था। इसी तरह दोनों बहनें अंकिता और पारुल उन जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती हैं। वो हर दिन सोने और चांदी के फ्रॉक से धन दौलत मांगती और उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती। धीरे धीरे जब ये बात रामकली को पता चलती है कि पारुल और अंकिता के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक है, वो अंकिता को दिन रात डांटना भी बंद कर देती है और उसे बहुत प्यार से बातें करती है। अब अंकिता भी अपनी सौतेली माँ रामकली के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, क्योंकि अब अंकिता और पारुल के पास जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत सारे पैसे आ गए थे। पैसा आने के बाद वो एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और रामकली भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और उन्हें रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है और दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में योगेश अपनी बेटी गरिमा के साथ रहा करता था। योगेश की पत्नी की मृत्यु गरिमा को जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए गरिमा ने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। योगेश ने गरिमा को माँ और बाप दोनों का प्यार अकेली ही दिया था। अपनी बेटी गरिमा की परवरिश करने के लिए योगेश ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर गरिमा का पालन पोषण करता था और खाने खर्चे के लिए वो अपने छोटे से खेत में थोड़ा बहुत काम करके कमा लेता था। इस तरह दिन बीत रहे थे और गरिमा अब बड़ी और समझदार होने लगी थी। अब वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी और तब उसे बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि अच्छे कपड़े, अच्छे सैंडल और भी कई सारी चीजें दिखती थी। इसलिए गरिमा भी अब योगेश से अच्छी अच्छी चीजें मांगने की डिमांड किया करती थी।
लेकिन योगेश के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। योगेश को इस बात का बुरा भी लगता था कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी पसंद की चीजें नहीं दिलवा पा रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसके सामने गरिमा को पालने की मजबूरी थी और दूसरी तरफ कमाकर लाने की। दोनों चीजों को एक साथ संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो गरिमा को जिद ना करने के लिए समझा बुझाकर मना लिया करता था। लेकिन एक बार जब गरिमा पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के जन्मदिन पर जाती है तो वहाँ इतनी अच्छी पार्टी देखकर उसका भी मन करता है कि उसके पिता भी उसका जन्मदिन इसी तरह मनाए। इसलिए वो घर आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको पता है कि शीला का जन्मदिन उसके पापा ने कितनी अच्छी तरह मनाया। वो शीला के जन्मदिन के लिए बहुत अच्छी और महंगी ड्रेस लाए थे और शीला के जन्मदिन का केक भी बहुत बड़ा और टेस्टी था। साथ ही उन्होंने जन्मदिन में आए हुए सभी बच्चों को बहुत बड़ी पार्टी भी दी। पापा, प्लीज इस बार आप मेरा भी जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना दीजिए ना, ताकि मैं भी सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं और उन्हें टेस्टी सा केक खिला सकूं। बेटी, आज तुमने पहली बार मुझसे अपना जन्मदिन मनाने की बात कही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना पाऊं। थैंक यू सो मच पापा, आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हो। गरिमा के पहली बार जन्मदिन मनाने की बात को योगेश मना नहीं कर पाता है और मजबूरी में गरिमा से जन्मदिन मनाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन बहुत शानदार तरीके से मन सके। इसी बात की चिंता में वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। हे भगवान, आपने गरिमा की माँ को हमसे क्यों छीन लिया? अगर आज वो जिंदा होती तो वो गरिमा का पालन पोषण करती और मैं बाहर से पैसे कमा कर लाया करता। लेकिन गरिमा की माँ के जाने की वजह से मैं दोनों में से एक भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता हूँ। ना तो मैं गरिमा की परवरिश ठीक तरीके से कर पाता हूँ और ना ही अच्छा कमा पाता हूँ, और इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को मना करना पड़ता है। भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए, क्योंकि मुझे तो अब बस केवल आपका ही सहारा है। योगेश का खेत पर जाने का समय हो जाता है तो वो गरिमा से जाने का कहकर खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। योगेश फटाफट उन बाबा के पास जाता है और अपनी बोतल में से पानी निकालकर उनके मुंह पर छींटे मारता है। पानी की छींटे पड़ते ही बाबा होश में आ जाते हैं। तो योगेश उनसे पूछता है, बाबा जी, आप यहाँ रास्ते में बेहोश होकर कैसे गिर पड़े? आपको जहाँ भी जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सही सलामत आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा। बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मुझ जैसे गरीब बाबा पर तरस खाया। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए चलते चलते मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। बाबा जी, मैं आपको ऐसा भूखा प्यासा जाने नहीं दूंगा। आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आगे जाकर आपको फिर से चक्कर आ जाए और आप फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाए। इसलिए आप ऐसा करिए, मेरे पास जो खाना है पहले आप उसे खाइए, पानी पीजिए और फिर मैं आपको खुद छोड़कर आऊंगा। योगेश के ज्यादा कहने की वजह से बाबा योगेश का दिया हुआ खाना खा लेते हैं और फिर योगेश बाबा जी को सहारा देकर आराम से उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। अभी योगेश और बाबा जी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक बाबा जी एक परी में बदल जाते हैं। ये देखकर योगेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। योगेश को इस तरह घबराया हुआ देखकर परी योगेश से कहती है, योगेश, डरो मत, मैं कोई बाबा नहीं हूँ बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी।
आज जब तुमने भगवान जी के सामने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन हम परियों का एक उसूल होता है कि हम जिसकी भी मदद करते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है तो ही हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं, और तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी योगेश की तरफ एक पोटली बढ़ाती है और उसे कहती है, बेटा योगेश, इस पोटली में कुछ जादुई बीज है। इन जादुई बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन उसमें बहुत बड़े बड़े जादुई फ्रॉक के पेड़ उग जाएंगे। उन पेड़ों पर रोज बहुत सारी फ्रॉक लगा करेंगी। तुम रोज उन फ्रॉक को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम कम मेहनत में भी बहुत सारे पैसे कमा सकोगी और अपनी बेटी का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीज दिए। मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा, और आप मेरी तरफ से भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। उन्हीं की वजह से अब से मैं और मेरी बेटी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। योगेश के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और योगेश वापस अपने खेतों की तरफ चला जाता है। खेत में पहुंचकर वो परी के दिए हुए जादुई फ्रॉक के पेड़ के बीजों को अपने खेतों में गाड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब योगेश अपने खेतों पर आता है तो वो देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं, जिन पर बहुत सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फ्रॉक लगी हुई थी। वो उन पेड़ों से सारी फ्रॉक को तोड़ता है और बाजार जाकर उन्हें बेच आता है। बाजार में किसी ने भी कभी इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं देखी थी, इसलिए सभी उसकी फ्रॉक जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह योगेश रोज अपने खेत में से जादुई फ्रॉक को तोड़ता और बाजार जाकर बेच आता था। इसी तरह वो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाता है, और जब उसकी बेटी गरिमा का जन्मदिन होता है तो वो बहुत ही शानदार पार्टी देता है। इस तरह योगेश और गरिमा हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।